हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है आप लोगों का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ओके, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। एक बार मैं गो थ्रू करवा देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले टॉपिक हमने उठाया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ओके, जिसका सिलेबस हमने कवर किया है विद 1 to 2 पार्ट ऑफ PYQs। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वाला हमने स्टार्ट किया मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये कॉमर्स का बता रही हूँ। पेपर 1 में मैं ऑलरेडी क्या क्या प्रोवाइड कर चुकी हूँ वो भी मैं आपको अभी इन्फॉर्म करूंगी। थर्ड वन इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी आपको मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट आपके पास है फुल फ्लेज विद 1 to 2 पार्ट ऑफ MCQ। एंड देन इकोनॉमिक्स एंड देन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ पेपर 2 कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पेपर 1 में मैं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन कवर करा चुकी हूँ। ठीक है, तो इनके सिलेबस को या इनके क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कर सकते हो सो दैट कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफी ज्यादा मटेरियल कंटेंट कलेक्ट होकर मिले। ओके, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टैटिस्टिक्स को भी हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से डील करेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, कहाँ से हम इसको कवर कर सकते हैं, कौन कौन से मेन टॉपिक्स होते हैं, एग्जामिनर किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अराइज करता है और उनकी क्या स्ट्रैटेजीज होती है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आज का टॉपिक दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझ लो पहले। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है जहां पे आप बेसिकली कवर करते हो काफी सारे डेटा सेट को। डेटा सेट्स दे रखे होते हैं आपको, ठीक है, रॉ डेटा दे रखा होता है, ठीक है। रॉ डेटा को आप प्रोसेस करते हो, ठीक है, और एक सिंगल यूनिट में इसका आंसर कैलकुलेट करते हो। ठीक है, सिंगल यूनिट होती है जिसमें आंसर कैलकुलेट किया जाता है। तो जब इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन सेट को एक सिंगल यूनिट में मेजर किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। पूरी टेंडेंसी को जब आप सेंट्रल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करते हो या कैलकुलेट करते हो उसको आप सेंट्रल टेंडेंसी का नाम देते हो। अब इसके पार्ट कौन कौन से हैं? इसके 3 पार्ट है। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेन जो मोटिव है वो है मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। मीन में भी हम कवरेज करते हैं तो 3 टाइप को कंसिडर करते हैं दैट इज अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड द नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक मीन। वन बाय वन इनकी डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरीके से फॉर्मूले में कैलकुलेट होते हैं, पुटअप होते हैं। ठीक है, अभी और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है उनकी बात मैं करूंगी दैट इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज क्या होती है? सीरीज जब आप रॉ डेटा को प्रोसेस्ड कर देते हो तो एक प्रॉपर सीरीज में कैलकुलेट होके आती है। अब ये सीरीज जो होती है वो डिफरेंट टाइप से होती है, या तो एपी कह सकते हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टडी किया होगा। ठीक है, तो सीरीज कैसे होती है? जो कि सीक्वेंस में होती है 2 4 6 8। ठीक है, ऐसे ही सीरीज के भी पार्ट्स होते हैं। सीरीज को भी आप लोगों ने, डेटा सीरीज को भी 3 पार्ट में कंसिडर किया गया है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड देन कॉन्टिन्यूस सीरीज। इनके एक एक एग्जाम्पल से सीखेंगे कि ये कौन से टाइप की सीरीज की क्या डिस्कशन है।
अब क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ ही रहे हो तो एक डिटेल में इसका ओवरव्यू ले लो, ताकि जब आप इस बार एग्जाम को क्लियर करो तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जहां पे एक टाइप की सीरीज देते हो, जैसे मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको एग्जांपल दिया था 2 4 6 8 या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या होती है, सिंगल सीरीज होती है, तो इसीलिए इसको इंडिविजुअल सीरीज बोला गया है। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और इसमें एक तो x होता है और एक f फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी टाइम एक नंबर अकर कर रहा है, 1 कितनी बार अकर कर रहा है, 2 कितनी बार अकर कर रहा है, 3 कितनी बार अकर कर रहा है, 4 कितनी टाइम्स है ना, 5 कितनी टाइम्स एंड 6 कितनी टाइम्स। तो ये कितनी बार अकरेंस हो रही है, तो जब टू टर्म में इसको क्लासिफाई किया जाता है तो ये कहलाती है डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड सीरीज इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी दो पार्ट होते हैं, दैट इज exclusive series and inclusive series। ठीक है, अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर आप एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करते हो, एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करते हो तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, जब रिपीटेशन होती है, आप नोटिस कर रहे होगे 5 5, 10 10, 15 15, जो प्रीवियस नंबर है वहीं से स्टार्टिंग है नेक्स्ट नंबर की। ठीक है, और इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, जैसे 0 to 5, देन 6 to 9, देन 10 to 0 to 5, then 6 to 10, then 11 to 15, then 16 to 20, इस टाइप से होता है। यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होती। 0 to 5 का मतलब है कि जो नंबर यहाँ कंसिडर होगा वो नंबर की रिपीटेशन यहाँ नहीं हो रही। अब दोनों में से अच्छी सीरीज या आप बोल सकते हो बेनिफिशियल सीरीज कौन सी होती है, तो दोनों में से बेनिफिशियल सीरीज अगर देखा जाए तो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। अब इसके बिहाइंड रीजन क्या है, अगर मैंने सपोज एक नंबर बोला 5.5, तो आप 5.5 को एक्सक्लूसिव सीरीज में कहा अरेंज करोगे, ये सेकेंड वाली सीरीज में। ठीक है, सेकेंड वाली सीरीज में अरेंज कर लोगे इसको। ठीक है, लेकिन 5.5 इंक्लूसिव सीरीज में क्या अरेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 to 5 वाली इंटरवल में से कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5 तक के नंबर्स को कंसिडर किया जाएगा, और यहाँ पे 6, तो 5 से लेकर 6 के बीच में अगर कोई पॉइंट में नंबर है तो वो कंसिडर नहीं होता। तो इसीलिए एक्सक्लूसिव सीरीज को ज्यादा कॉम्पिटिटिव या ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज जो होती है उसको क्या हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो रीजन इज यस। अब कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, कन्वर्ट करने का रीजन ये होता है कि एक होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट। अब इन दोनों सीरीज के अंदर आप क्या करोगे, एक में 0.5 नेगेटिव करते हो और एक में 0.5 ऐड करते हो। ठीक है, तो 0 में 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5, 5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 5.5, अगेन ऐसे ही 6, तो 6 में से अगर 0.5 माइनस होगा तो 5.5, और 10 में 0.5 ऐड होगा तो 10.5। ठीक है, तो ये कलर विजिबल आई गेस तो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 10.5, देन फिर अगेन क्या करोगे, आप को टच करने में क्या हो रहा है, ये हो गया 10.5, अगेन क्या किया मैंने 11 में से 0.5 माइनस किया 10.5, और 15 को क्या हो जाएगा 0.5 ऐड,
तो आप देख सकते हो कि 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करने से क्या होता है, सीरीज पूरी तरह चेंज हो जाती है एंड देन रिपीटेशन विल बी अकर, अगेन रिपीटेशन होने लगी ना, तो इसी वजह से वी हैव टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके, यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर है ना। चलो, अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मेंशन कर सकते हो। अब आगे डिस्कस करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी थोड़ा ओवरव्यू मैं दे चुकी हूं, फिर आगे देखते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी इज स्टेटेड as the statistical measure that represent the single value of the entire distribution or data set। डेटा सेट दे रखा है आपको, इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उसको कैलकुलेट करके एक सिंगल वैल्यू को कंक्लूड करना ही आपका सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। इट एम, इसका क्या मकसद होता है, टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल ठीक पूरे डाटा को इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए कि बिल्कुल ठीक अमाउंट में आपका डेटा सेट की कन्वर्जन हो सके। इंटायर डेटा इन द डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे के पूरे डेटा को आप ठीक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, इसके बाद क्या आता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा सेट कैन बी फाउंड आउट यूजिंग 3 इंपॉर्टेंट मेजर। अभी हमने डिस्कस किया कि वो 3 इंपॉर्टेंट मेजर कौन से हैं, मीन, द सेकेंड वन इज मीडियन एंड द थर्ड वन इज मोड। ओके, तो अब मीन की बात करते हैं। मीन क्या होता है, मीन रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, एवरेज बताता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को आंसर करो, क्योंकि इसमें ये क्या बता दिया कि ये एवरेज बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट एवरेज। इंडिविजुअल सीरीज का दे रही हूं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैलकुलेट एवरेज, चलो इनका आप कैलकुलेट करके बताओ एवरेज कितना आएगा विद इन 1 मिनट। ओके, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा, इन सबकी वैल्यूज को ऐड कर दो तो कितना हो रहा है, 11 + 9 27 30 एंड देन 35 एंड देन 136 एंड देन नंबर 1 2 3 4 5 6, सो 6 विल बी द मीन। तो क्या बताने के लिए कोशिश की जा रही है कि एक डेटा सेट आप लोगों को गिवन है, इन डेटा सेट को आपको एक सिंपल वैल्यू में कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड एवरेज, और यू कैन से सेंट्रल टेंडेंसी। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज द सम। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सम निकाला जाता है, जैसे भी मैंने बताया आपको। इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, सिग्मा x अपॉन में n, sum of all observation, sum of all observation divided by total number of observation। कितने टोटल नंबर हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है नीचे, और ऊपर सब सम को कैलकुलेट किया जाता है। ऑल द वैल्यूज इन डेटा सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज एंड देन उसको डिवाइड कर देते हैं। इन जनरल इट इज कंसिडर्ड एज द, जनरल सिनेरियो में ये अर्थमेटिक मीन होता है। सम अदर मेजर ऑफ मीन, मीन के कुछ और भी मेजर्स हैं
वो क्या क्या है? ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन। अब ये कैसे कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा, देखो मैं बताती हूँ। चलो अब बात करते हैं किसकी? ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? रूट में a मल्टीप्लाई b। जैसे 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट निकलेगा, अगर 3 नंबर है तो क्यूब रूट निकलेगा। और अगर कभी भी एक भी सीरीज में 0 गिवन है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? ऑलवेज भी 0। अगर पूरी सीरीज में कहीं भी 0 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो 0 हो जाएगा और 0 का अंडर रूट 0। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? अब इसका एग्जांपल दे देती हूँ। ए बी, मान लो सपोज देयर आर 2 नंबर गिवन इन द इक्वेशन, देयर आर 2 numbers given, ठीक है, 1 and 4। कैलकुलेट, ये तो बहुत इजी हो गया, लेकिन फिर भी अगर इस टाइप का आ जाए कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन, तो कैसे निकालोगे? 4 मल्टीप्लाई 1, तो 4 1 जा 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2। मतलब आपको अगर 2 नंबर्स दे रखे हैं तो किस तरीके से उनका स्क्वायर रूट निकलेगा, ये बस आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ हार्मोनिक मीन की बात करूं तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2ab अपॉन में a प्लस b, ये होता है फॉर्मूला। तो 2ab अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 कोई भी नंबर्स हैं वही नंबर्स मान लो, a और b, 1 एंड 4, a प्लस b तो 1 प्लस 4। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 8 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा 1.6। इस तरीके से आपका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट होके आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेटेड मीन। वेटेड मीन को कैसे कैलकुलेट करोगे? जहां वेट्स दे रखे हैं। अभी आपने जो डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा था वो भी एक टिपिकल टाइप का वेटेड मीन ही था। इसमें क्या होता है देखो, इसमें आपको सीरीज दे रखी है x और यहाँ पे दे रखा है उनके वेट, तो 1 2 3 4 एंड देन वेट इज 2 4 6 8। तो अभी कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? फर्स्टली यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द सीरीज। पहले आप फर्स्ट सीरीज को सेकेंड सीरीज से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ 1 2 जा 2, देन 2 4 जा 8, देन 3 6 18 एंड देन 4 8 32। 32 एंड 8 40, 18 एंड 2 20, तो ये हो जाएगा आपका 60। और डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे वेट से। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये करते थे ना। वेट कितने हैं? 2 प्लस 4 6, 6 6 12 एंड 8 20। तो यहाँ पे आपका क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा? 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ वेटेड मीन। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। और अगर ये एफ की जगह डब्ल्यू दे रखा है वेट, तो यहाँ पे उसको डब्ल्यू के साथ कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट जो आगे इसके बारे में है वो है, ये देखा गया है कि इफ ऑल द वैल्यूज इन द डेटा सेट, अगर सारी की सारी वैल्यूज डेटा सेट में सेम है, देन ऑल ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वैल्यूज आर द सेम। सपोज अगर सारी वैल्यूज सेम है, मतलब 2 2 2, ठीक है, 3 टर्म है 2 एंड 2 एंड 2, तो 2 ही लेते हैं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 ही वाला भी हम लोगों ने सीखा है। तो अगर सपोज इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल रही हूं तो सबसे पहले मीन निकालो नॉर्मल, अर्थमेटिक मीन, तीनों निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? 2 प्लस 2 और सी नंबर कितने हैं? 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 एंड देन 2। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? अंडर रूट में ए बी, अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2, 4 किसका होता है? 2। देन हार्मोनिक मीन 2ab
अपॉन में a प्लस बी, तो ये क्या निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन 2 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 4, तो कैंसिल आउट होके 2। तो क्या पता चला इससे आप लोगों को, अगर सीरीज सेम है, एक ही नंबर जितनी बार भी दे रखा है सेम टाइप का नंबर है, तो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन विल बी सेम। इफ देयर इज वेरिएबिलिटी, लेकिन अगर क्वेश्चन में वेरिएबिलिटी है, जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन दिया था, एक नंबर था 1 एंड दूसरा नंबर था 4, तो यहाँ पे जो मीन वैल्यूज है वो भी डिफर आएंगी, then the mean value differs. Calculating the mean value is completely easy. The formula to calculate, और इसका फॉर्मूला जो mean value है वो मैंने आप लोगों को मीन का मेथड आप लोगों को बता दिया, इन सबका बता दिया। In symmetric data distribution, the mean value is located accurately at the center. यहाँ पे सिमेट्रिक डेटा होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वहां पे मीन वैल्यू बिल्कुल सेंटर में प्लेस होती है। बट इन स्क्यूड कंटिन्यूअस डेटा, स्क्यूड में चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड हो चाहे वो नेगेटिव, देखो जब यहाँ पे सिमेट्रिक डेटा बोला गया है, सिमेट्रिक डेटा का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, तो यहाँ पे मीन बिल्कुल सेंटर में रहेगा। लेकिन अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, किसी भी तरीके से है, तो उस सिनेरियो के अंदर जो आपका डेटा सेट है वो क्या करेगा, उसके अंदर मीन मीडियन मोड अलग अलग अरेंज होते हैं। स्क्यूड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सट्रीम वैल्यूज इन द एक्सटेंडेड टेल पुट द मीन वैल्यू अवे, सेंटर से दूर हटा देती है। सो इट इज रिकमेंडेड दैट मीन कैन बी यूज्ड फॉर द, मीन को हम लोग ज्यादातर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिनेरियो में समझते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मीन को अच्छे से क्लियर कर लिया। तो मीडियन क्या है? मीडियन का मतलब होता है कि जब आप प्रॉपर सीरीज को एक सेंट्रल वैल्यू के अंदर प्लेस कर देते हैं और वो सेंट्रल वैल्यू विल बी कॉल्ड द मिड वैल्यू, ठीक है, और जो मीन था उसके अंदर सेंट्रल वैल्यू को मीन की तरह कंसिडर किया जाता है, मतलब एवरेज सबका सम निकाला जाता है देन कंक्लूड किया जाता है। तो मीडियन मिडल वैल्यू होती है डेटा सेट की, जहां पे जो डेटा सेट होता है, पहले जो रॉ डेटा होता है उसको या तो आपको असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ता है, इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। When the data set contains an even number, अगर इवन नंबर होता है तो अलग फॉर्मूला यूज होता है, ऑड होता है तो अलग। Then the median value of the data set can be found by taking the mean of the middle two value. अच्छा चलो, मीन इवन होता है, प्रीवियस स्लाइड में जगह है, चलो यहाँ पे बात करते हैं। मीन इवन होता है, मीडियन इवन में क्या करते हैं, और ऑड होता है तो क्या करते हैं। अगर इवन नंबर दे रखे हैं तो आप डायरेक्टली n+1 डिवाइड बाय 2, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाय 2, ऐसे कैलकुलेट होगा। और अगर ऑड सीरीज है तो इजी होता है, n+1/2 टर्म निकलती है। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से देख लो, इन दोनों फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो ताकि एग्जाम में इस टाइप से आए तो आप अच्छे से अरेंज कर पाओ, ठीक है। नाउ कंसिडर द गिवन डेटा सेट विद द ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया डेटा सेट को, ये डेटा सेट दे रखा है, इसमें कितने हैं, ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 टर्म है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 13 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 14th टर्म 14/2 मतलब 7th टर्म। कैलकुलेट कर लो चाहे स्टार्टिंग से या लास्ट से, 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो 12 इज द मिडल वैल्यू और मीडियन नंबर दैट हैज 6 वैल्यूज अबव इट्स, 6 वैल्यूज ज्यादा है उससे और 6 वैल्यूज कम है। नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल विद एन इवन नंबर। अब इवन नंबर दे दिए, ठीक है, तो इवन नंबर 1 2 3, कितने नंबर हैं देख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नाउ 14 नंबर्स हैं,
अब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। चलो अब 14 को रखेंगे, 14/2 इज 7, 14/2, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आया, प्लस 14 को 2 से डिवाइड किया 7, 7 प्लस 1 8, मतलब 7th टर्म और 8th टर्म, ये ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 2। 7th टर्म ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है 29 एंड देन 27 डिवाइड बाय 2, तो 9 7 16 2 4 1 5, तो ये सॉल्व करके कितना आया 28। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम 28 तो पूरी सीरीज में ही कहीं नहीं है, तो डजेंट मैटर कि वो सीरीज में है या नहीं है, बट यू हैव टू सॉल्व इट विद द प्रॉपर सीक्वेंस। तो यहाँ पे 28 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो व्हेन यू लुक एट द गिवन डेटा सेट, जो टू मिडल वैल्यूज है वो 27 और 29 है, तो 27 और 29 को प्लस करके हमने 28 कैलकुलेट करके दिखा दिया। नाउ मोड, मोड तो आप लोगों को काफी अच्छे से पता होगा। मोड का मतलब होता है नंबर ऑफ अकॉर्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना एक नंबर रिपीट हो रहा है वो कहलाता है आपका मोड। अब मोड क्या एक ही हो सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ही नंबर कई बार रिपीट करे, या कई सारे भी हो सकते हैं। अब इसको पढ़ भी लेते हैं। द मोड रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट। कभी कभी ये मल्टीपल मोड्स भी होते हैं और कभी कभी इट डज नॉट कंटेन एनी मोड एट ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार बहुत सारे नंबर ऑफ आपको मोड गिवन हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक भी मोड ना हो। चलो इस सीरीज में चेक करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3, कितने 5 है 3, और इससे ज्यादा कोई अकर नहीं कर रहा, दोबारा 4 रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो 5 विल बी द मोड, 5 इज द मोड। तो 5 क्या हो जाएगा इस सीरीज के अंदर, मोड हो जाएगा। ठीक है, सिंस द मोड रिप्रेजेंट मोस्ट कॉमन वैल्यू, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट नंबर है दैट इज 5। Based on the properties of the data set, measure of central tendency are selected. If you have a symmetrical distribution of continuous data set, आपके पास सिमेट्रिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यूस डेटा का, तो जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी है वो सही होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कभी कभी ये भी एनालाइज किया गया है, यूजेस द मीन, लेकिन वो ज्यादातर मीन को यूज करते हैं, इन्वॉल्व ऑल द वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मीन को ज्यादा प्रायोरिटी इसीलिए दी जाती है क्योंकि मीन में सारी की सारी वैल्यूज को कंसिडर किया जाता है जब सम करते हैं हम तब। मोड के अंदर हम वही नंबर को ढूंढते हैं जो रिपीटेडली अकर कर रहा है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज कवर नहीं हुई, और मीडियन में सिर्फ हम मिडल वैल्यूज को ही कंसिडर करते हैं। दैट इज वाई मीन को ज्यादा एप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाता है। इफ यू हैव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट मेजर ऑफ फाइंडिंग द सेंट्रल टेंडेंसी इज द मीडियन। अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीन को कंसिडर किया जाता है, और अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब पॉजिटिव या नेगेटिवली स्क्यूड सिमेट्रिक है, तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं आपका मीडियन। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हो गया आप लोगों का सेंट्रल टेंडेंसी का कंप्लीट। सेंट्रल टेंडेंसी में अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी टाइप का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको और कोई लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो, और आप लोगों से बाकी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।